नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ईरान और इजरायल के बीच जंग वैश्विक स्तर पर सस्पेंस बढ़ा रही है। क्या स्थिति अस्थिर होते हुए अनकंट्रोल हो जाएगी? क्या ईरान की परमाणु हथियार बनाने की जिद और इजरायल की खमेनेई को मारने की कसम लाखों लोगों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से मार देगी? क्या 80 साल बाद फिर से दुनिया परमाणु हथियारों का कहर देखेगी? और क्या इतिहास के पन्नों में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे और भी शहरों का खौफनाक दर्द लिखा जाएगा? क्यों अमेरिका ने अपने डोम्स डे प्लेन को आसमान में 4 घंटों तक रखा? क्यों अमेरिका बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल और उसके परिणाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहा है? क्यों इजरायल कह रहा है कि खमेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा? और क्या ईरान जंग के नियमों को तोड़ते हुए इजरायल में नागरिकों को निशाना बना रहा है? दोनों ही देश क्यों अपने भयंकर हथियारों के प्रदर्शन ही दुनिया के सामने लगा रहे हैं? और क्या अमेरिका की इस जंग में एंट्री विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? क्योंकि इस स्थिति में चीन और रूस ईरान के साथ हो सकते हैं, लेकिन खमेनेई क्या वाकई में इतना ताकतवर है कि उसके खात्मे के लिए दुनिया को विश्व युद्ध की आग में भी धकेला जा सकता है? आज हम आपको मौलवी से रहबर बने खमेनेई की पूरी कुंडली, बंकर बस्टर बम और अमेरिका के स्टेल्थ विमान की ताकत बताएंगे। साथ ही बताएंगे क्या खौफ में खमेनेई का होना या बेखौफ खमेनेई का होना दोनों ही फिलहाल दुनिया के लिए खतरनाक है। क्या वाकई में बयान विश्व युद्ध का आह्वान कर रहे हैं? जरा देखिए 4 बयान जो दिए गए हैं और उन बयान के मतलब जरा समझिए। खमेनेई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो क्या कह रहे हैं आज? वो कह रहे हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजरायल कैंसर ट्यूमर जिसे काटकर फेंकना बेहद जरूरी है। अब जरा देखिए नेतन्याहू इजरायल के पीएम क्या कह रहे हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी, यानी कि वो कह रहे हैं कि खमेनेई जब तक मरेगा नहीं ये जंग जारी रहेगी। ट्रंप क्या कह रहे हैं? हमें पता है कि खमेनेई कहां छिपा है, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। इन सब के बीच में कॉट्स जो कि इजरायली रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि खमेनेई मॉडर्न हिटलर है, उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि खमेनेई ने हमेशा इजरायल के एजेंटों को मारा है और इजरायल को खत्म करना चाहा है। क्या ये बयान बता रहे हैं कि ये जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं, क्योंकि अमेरिका हर तरीके से दबाव बना रहा है कि ईरान सरेंडर करे, लेकिन ईरान कह रहा है कि अगर इसमें गलती से भी अमेरिका की दखल पाई गई तो हमले इजरायल से ज्यादा अमेरिका पर किए जाएंगे। आज क्या क्या हुआ जरा इस पर एक नजर डालते हैं। ईरान ने 30 मिसाइल दागी, जिनमें 7 मिसाइल तेल अवीव स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज, मिर्शेबा में एक अस्पताल सहित कई जगहों पर गिरी और इस हमले में 176 लोग घायल हो गए। 6 लोगों की हालत गंभीर है। इजरायल ने भी ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। हमले से पहले इजरायली सेना ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है और यह न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। इजरायल ने ईरान की नतांस, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला किया। इजरायली सेना ने इराक के एकमात्र चालू न्यूक्लियर प्लांट बुशहर पर हमला किया। हालांकि बाद में सेना अपने बयान से पलट गई और कहा कि यह बयान गलती से दिया गया। लेकिन जंग गलती से शुरू नहीं होती, लेकिन जब जंग शुरू होती है तो लाशें बिछती हैं। पहले 7 दिनों के अंदर ही दोनों देशों का हाल क्या हो चला है, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, जिसको हम मानकर चल रहे हैं कि इस आंकड़े को बेहद कम करके दिखाया गया है। जरा देखिए, लेकिन फिर भी जो अभी तक सामने आया उस आंकड़े के मुताबिक इजरायल के अंदर 25 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, 250 घायल हो चुके हैं, 1200 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। अगर बात करें
ईरान की तो ईरान में 639 लोगों की जान अभी तक 7 दिन में जा चुकी है, 1329 घायल हो चुके हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। आप सोचिए 7 दिन में लगभग 700 लोगों की जान जा चुकी है। और क्या जान इसलिए गई है क्योंकि खमेनॉई कह रहे हैं कि नेतन्याहू के मरने से पहले यह जंग खत्म नहीं होगी, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि खमेनॉई के मरने से पहले यह जंग खत्म नहीं होगी। तो जरा समझिए, क्या वाकई में खमेनॉई का मरना जरूरी है या फिर विश्व युद्ध होगा? दरअसल बीते 7 दिनों से ईरान और इजरायल खूनी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इजरायल के 2 मकसद हैं, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC को खत्म करना। इसको लेकर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हवाई हमले किए, साथ ही सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक कर IRGC के टॉप कमांडर्स को भी मारा। इसके बावजूद खमेनॉई ने कई बार नए सैन्य अफसर तैनात किए। दरअसल ईरान में हर जरूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की नीतियों और तरीकों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी रहबर यानी खमेनॉई लेते हैं। इजरायल का मानना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खमेनॉई की हत्या जरूरी है, इससे वहां सत्ता परिवर्तन भी होगा। लेकिन एक 86 साल का बुजुर्ग क्या वाकई में ईरान को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? क्या वाकई में 86 साल का खमेनॉई अमेरिका और इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा है? खमेनॉई से इतनी नफरत क्यों की जा रही है? सबसे पहले आप यह देखिए, उसके बाद आज हम आपको खमेनॉई की मौलवी से रहबर बनने तक का सफर और आज अमेरिका और इजरायल की हिट लिस्ट में आने तक की कहानी, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन खमेनॉई से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि खमेनॉई ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ मजहबी राष्ट्रवाद को हथियार बनाया। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया। इजरायल के अस्तित्व को ईरान ने हमेशा नकारा। फलस्तीन के मुद्दे का ईरान ने कट्टर समर्थन किया। हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास जैसा मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा कर प्रॉक्सी वॉर छेड़ी। खमेनॉई ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा किया लेकिन खत्म नहीं किया, और इसके जरिए अमेरिका, इजरायल समेत सभी पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजरायल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। खमेनॉई की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है, और इजरायल का मानना है कि खमेनॉई की मौत मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल देगी। क्या वाकई में खमेनॉई की मौत के साथ यह जंग खत्म होगी, या खमेनॉई मरने से पहले इस जंग को विश्व युद्ध में बदल जाएंगे, या खमेनॉई से इस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों खौफ खा रहा है? और क्या बेखौफ है खमेनॉई? चलिए आपको खमेनॉई के बचपन से लेकर कट्टरता की शुरुआत और मौलाना से बनने से रहबर बनने तक की पूरी कहानी शुरुआत से सुनाते हैं। दरअसल 19 अप्रैल 1939 ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी के घर में सैयद अली खमेनॉई का जन्म हुआ। वो 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में खमेनॉई को मकतब भेजा गया, जहां उन्होंने कुरान, अरबी और इस्लामी तालीम हासिल की। 11 साल की उम्र में ही खमेनॉई मौलवी बन गए। खमेनॉई उस दौर के ईरान के अंदर अपने आप को बड़ा कर रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का वहां शासन हुआ करता, राजशाही हुआ करता था। शाह पंथ निरपेक्ष पश्चिमी विचारों के पैरोकार थे। उस दौरान के ईरान में मॉडलिंग हुआ करती थी, फिल्में हुआ करती थी, नाइट क्लब चला करते थे, पार्टीज हुआ करती थी, यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी। यह वहां का चलन हुआ करता था। खमेनॉई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़क पर खेलते तो लोग मजाक उड़ाते, लेकिन वो धर्म के प्रति, कट्टरता के प्रति पूरे तरीके से कट्टर थे। तो क्या यही कट्टरता खमेनॉई को ईरान में रहबर बनने तक पहुंचा सके? खमेनॉई का सत्ता परिवर्तन, किस तरीके से वो सत्ता तक पहुंचे, यह शुरुआत होती है 1960 के दशक में। खमेनॉई पर ईरान के धर्मगुरु रुहोल्लाह खोमेनी का गहरा असर हुआ।
खोमेनी ईरान के शासक की नीतियों और 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खोमेनी को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत फकीह यानी कि इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात थी। 1962 से 1963 में खोमेनी ने शाह के खिलाफ खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खमेनेई ने खोमेनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में मदद की। 1963 में खमेनेई ने मशहद की एक मस्जिद से कहा कि शाह का शासन इस्लाम और लोगों दोनों के खिलाफ है, हमें अपने धर्म और देश की हिफाजत करनी होगी। खमेनेई गिरफ्तार हो गए, लेकिन इससे वो युवाओं और शाह के खिलाफ आंदोलनों में मशहूर हो गए। 1970 का दशक आते आते खमेनेई राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खोमेनी को देश से निकाल दिया गया तो खमेनेई भी उनके भाषण लोगों तक पहुंचाने लगे। खमेनेई ने एक सभा में खोमेनी का सीक्रेट टेप चलाया, जिसमें खोमेनी ने कहा कि शाह का शासन एक गैर इस्लामी तानाशाही और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फर्ज है। वो कट्टरता की सारी हदों को पार करते रहे, लेकिन सबके बीच में वो साल आया जिसने ईरान की तकदीर, तस्वीर, वर्तमान, इतिहास और भविष्य सब कुछ बदल कर रख दिया। खमेनेई के लिए जहां से एक नए इरा की शुरुआत हुई ईरान में, और यहीं से अमेरिका और इजराइल की नजरों में खमेनेई और ईरान दोनों चुभने लगे। यह साल था 1979 का। यह तस्वीर जरा देखिए, उसी दौर के आसपास की यह तस्वीर है। 1979 ईरान में इस्लामी क्रांति की शुरुआत हुई और शाह की सरकार गिरी। खमेनेई का उदय जहां से शुरू हुआ और इस उदय के साथ खमेनेई की IRGC सेना का भी उदय हुआ। वो सेना जिसके खात्मे की बात आज इजराइल कर रहा है, वो सेना जिसके दम पर खमेनेई ईरान के अंदर शासन चला रहे हैं। दरअसल जो एक नई सरकार थी और जो नई ताकत खमेनेई को मिली, इसके अंदर अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। रूहानी ने संसद में खमेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया। इस्लामी क्रांति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी खमेनेई को दी गई, क्योंकि वो पूरे तरीके से कट्टर थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे आज की तारीख में IRGC कहते हैं, उसका गठन करने में खमेनेई ने एक बड़ी भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। IRGC को बनाने का मकसद ऐसी सेना खड़ा करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी ताकतों बल्कि अंदरूनी मुद्दों पर भी समर्थन दे। यानी अगर खमेनेई के खिलाफ कोई आवाज देश के अंदर उठे तो उसको भी दबाने के लिए IRGC का इस्तेमाल होता था, और अगर देश के बाहर से कोई साजिश रची जाए और सेना वहां की समर्थन देने से इनकार कर दे तो खमेनेई ने पैरेलली अपनी एक नई सेना तैयार की थी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए एक और घटना ईरान के अंदर घटी, जहां एक बम धमाका हुआ। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री मर गए। तारीख थी 30 अगस्त 1981। प्रधानमंत्री कार्यालय तेहरान के अंदर वहां राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन दोनों की हत्या कर दी गई, दोनों को मार दिया गया। और यहीं से अब खमेनेई के रहबर बनने तक का सफर शुरू होता है। यानी कि खमेनेई के हाथ में पूरे तरीके से ईरान के आने का सफर यहीं से शुरू होता है। 2 अक्टूबर 1981 को राष्ट्रपति के चुनाव हुए। 13 अक्टूबर को नतीजा आया और खमेनेई 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ में खमेनेई ने कहा कि मैं इस्लामी क्रांति की हिफाजत के लिए जान भी दे दूंगा। 3 जून 1989 को खोमेनी का निधन हो गया और अगली सुबह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की मीटिंग शुरू हुई। बाकायदा तिजोरी में रखा सीलबंद वसीयतनामा लाया गया। राष्ट्रपति खमेनेई ने करीब 2 घंटे में 35 पन्नों की खमेनेई की वसीयत पढ़ी और इसके बाद अगले रहबर को लेकर चर्चा शुरू हो गई। प्रस्ताव रखा गया कि शूरे ए रहबरी
यानी एक नेतृत्व परिषद बनाई जाए या रहबरी ए फर्दी यानी एक व्यक्ति को पूरी कमान सौंपी जाए। नेतृत्व परिषद के लिए 3 ग्रुप बने, जिनमें से 2 के अध्यक्ष खमेनॉय बने। इसके बाद वोटिंग हुई तो 45 वोट एक व्यक्ति के पक्ष में और 23 खिलाफ आए। जब तय हो गया कि एक व्यक्ति को ही ईरान की कमान सौंपनी है तो ग्रैंड अयातुल्लाह गोलपायगानी और अली खमेनॉय ने नॉमिनेशन किया। वोटिंग में खमेनॉय को 60 और गोलपायगानी को महज 14 वोट मिले, यानी खमेनॉय अगले रहबर चुन लिए गए। लेकिन खमेनॉय के सामने समस्या आई। रहबर बनने के लिए जरूरी था कि व्यक्ति मर्जाया अयातुल्लाह हो। इस मियाद को खत्म करने के लिए बाकायदा ईरानी संविधान में संशोधन कर दिया गया। 6 अगस्त 1989 को फिर से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की मीटिंग हुई। खमेनॉय को 64 में से 60 वोट मिले और तब से लेकर आज तक वो रहबर बने हुए हैं। रहबर यानी कि कोई भी फैसला हो वो खमेनॉय ही लेंगे और उससे फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल के लिए इस वक्त 2 मिशन है। एक मिशन वहां के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो एक तरीके का परमाणु हथियारों को बनाने का प्लांट है, उसको नेस्तनाबूद करना, और दूसरा खमेनॉय को मारना। और क्या ये दोनों ही मिशन फिलहाल के लिए मिशन इम्पॉसिबल है? जरा देखिए क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। क्यों अमेरिका के लिए मिशन इम्पॉसिबल है? फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान के अंदर, जिसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, जिसको लगातार टारगेट पर लेने की बात हो रही है, जो लगभग जमीन से 80 से 90 मीटर गहराई में बना हुआ है, यानी कि लगभग 260 से 290 फीट गहराई के अंदर इसको बनाया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है, जितने इलाके के अंदर यह फैला हुआ है, वो लगभग 54,000 वर्ग फीट का इलाका है। और इसकी सुरक्षा के अंदर S-300 लगाए गए। S-300 आपको बखूबी पता होगा कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे भारत इस वक्त S-400 इस्तेमाल कर रहा है, इस इलाके की सुरक्षा के लिए ईरान रूस का S-300 इस्तेमाल कर रहा है और रूस खुद इस वक्त S-500 इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि पहले तो इस इलाके के अंदर पहुंचना मुश्किल, अगर पहुंच गए तो S-300 से मिसाइलों को बचाना मुश्किल, और अगर मिसाइलें फिर भी अटैक कर गई तो उसके बाद इतनी गहराई तक जाकर परमाणु प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना और मुश्किल। और यह बाकायदा प्लानिंग के साथ बनाया गया, क्योंकि खमेनॉय को पता था कि अमेरिका और इजराइल उसे परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, इसलिए इस जगह को चुना गया और इतनी गहराई पर बनाया गया ताकि अमेरिका की कोई भी वेपन उसको हार्म ना कर सके। जरा एक और जानकारी आपको फोर्डो प्लांट के बारे में देते हैं। यहां की बनावट, यहां की सुरक्षा क्यों अमेरिका और इजराइल के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। दरअसल हवाई हमलों से बचने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। फोर्डो प्लांट में 2 संवर्धन हॉल बनाए गए हैं। इसमें लगभग 3000 IR-1 सेंट्रीफ्यूज है, जिसमें से 1044 JCPO का इस्तेमाल किया गया है। आइसोटोप उत्पादन के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है। 2024 तक ईरान ने IR-6 सेंट्रीफ्यूज की संख्या बढ़ाई है। 2012 में फोर्डो ने मेडिकल के लिए 20% तक कन्वर्टेड यूरेनियम का उत्पादन शुरू किया। मार्च 2023 में IAEA ने 83.7% शुद्धता वाला यूरेनियम बनाया, जो परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। लगभग 90% इसको बनाने में सक्षम है, और कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो 7 से 8 परमाणु हथियार बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिसकी चर्चा हो रही है वो है बस्टर बम और स्टेल्थ बॉम्बर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका इतनी गहराई पर जाकर जिस बम का इस्तेमाल करके परमाणु प्रोग्राम को रोक सकता है वो बंकर बस्टर बम है, जिसको स्टेल्थ बॉम्बर जेट विमान के जरिए वहां तक पहुंचाया जा सकता है। दोनों की खूबियां आपको बता रहे हैं, जरा इनके बारे में भी देखिए। सबसे पहले आप बंकर बस्टर बम को समझिए। इसकी खासियत है रडार को ये चकमा देता है, इसकी क्षमता लंबी दूरी तक ये बाकायदा जाता है। और माफ कीजिएगा, दरअसल
ताकत जो भारी हथियार ले जाने में सक्षम है वो दरअसल स्टेल्थ बॉम्बर जेट की है, क्योंकि स्टेल्थ बॉम्बर जेट के अंदर ही ये बंकर बस्टर बम ले जाया जा सकता है। इसलिए जो बंकर बस्टर बम है उसके बारे में जरा देखिए, 13,600 किलोग्राम का यह बम है और इसकी मारक क्षमता 61 मीटर गहराई तक है, यानी कि लगभग 200 फीट तक ये डैमेज कर सकता है। लेकिन जो फोर्डो है वो 260 से 290 फीट तक है, यानी इस बॉम्ब का इस्तेमाल तो करना ही अमेरिका को पड़ेगा, बल्कि लगातार इस बॉम्ब का एक के बाद एक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ही जाकर डैमेज किया जा सकता है। परमाणु हथियार जैसे ये खतरनाक है, परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इससे जो डैमेज होता है वो परमाणु हथियार से कम नहीं होता। क्या वाकई में इनके प्रदर्शनी करना अमेरिका ईरान को बताना चाह रहा है कि आप अगर हमारे साथ सीज फायर में नहीं आते, समझौते में नहीं आते, तो आपके फोर्डो जहां पर आपके परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, हम उस इलाके को निस्सनाबूद करने के लिए तैयार हैं। और जैसे ईरान ने अपने हथियारों की नुमाइश की, जैसे इजराइल ने अपने हथियारों की नुमाइश की, क्या अमेरिका ने भी 3 हथियारों की इसीलिए नुमाइश की? पहला बंकर बस्टर बम, दूसरा स्टील्थ विमान और तीसरा उसका डूम्सडे। डूम्सडे दरअसल वो उसका विमान है जिसको ऑलमोस्ट अजय कहा जाता है। 11,265 किलोमीटर तक वो उड़ सकता है आसमान में, उसके अंदर फ्यूल रिचार्ज हो सकता है और वो फ्यूल रिचार्ज कर भी सकता है दूसरे जेट के अंदर। उस पर साइबर अटैक नहीं किया जा सकता, उसको टारगेट करना मुश्किल होता है और कई दिनों तक वो लगातार उड़ान भर सकता है। और ये क्या अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है? लेकिन इस सब के बीच में सवाल यही है कि क्या वाकई में खमेनेई बेखौफ है, इसलिए अमेरिका और इजराइल टेंशन में? और क्या बेखौफ होने की वजह यह है कि ईरान शायद अपने परमाणु हथियारों को बनाने के लगभग करीब पहुंच चुका है, या फिर खमेनेई खौफ में है और वो अपने खौफ के जरिए ईरान को एक जंग में डाल रहे हैं, ताकि खमेनेई जो अपनी कट्टरता के लिए, इस्लामिक कट्टरता के लिए जाने गए, जिनकी वजह से ईरान लगभग खाड़ी देश के साथ पश्चिम देशों का दुश्मन बन गया, वो खमेनेई क्या अपने उम्र के इस पड़ाव में अपनी कट्टरता को कम नहीं करना चाहते? लेकिन इस पूरी जंग के इर्द गिर्द सिर्फ एक चेहरा जो घूम रहा है वो खमेनेई का है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।